सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो शेड्यूल 2 में हम देख रहे थे पैरा 5, इसमें ई है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट। तो इसमें देखिए तीन पॉइंट्स है इसमें, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। वो ये रेफर करते तीन जो यहाँ पे उन्होंने कुछ एक्टिविटीज दी है यहाँ पे, आफ्टर रेफरिंग टू द अफोरमेंशन डेफिनेशन द स्टेट क्लॉज कैन बी ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसमें, इसके लिए हमने उसको ऐसे ब्रेक करके यहाँ पे राइट किया। ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट मतलब क्या है ये पहले समझना होगा। ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन मतलब क्या है, और ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट ये एक अलग है। ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट का मतलब ना करने के लिए राजी करना है। ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, किसी को हम कुछ करने के लिए कह दें कि ये करो मेरे लिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। हाँ, जैसे कोई इलेक्शन में कोई पार्टी का कोई उम्मीदवार खड़ा कर रहा है तो वो क्या करेगा, दूसरी पार्टी के, वो तो चुन के आने वाला नहीं है, लेकिन जो चुन के आने वाला है उसकी सीट वो गिरा सकता है, तो उसको बोलते हैं मत खड़े रहो, इसके लिए पैसा लो। वैसे बिजनेस में भी हो सकता है, कोई तुम्हारे सामने कोई बिजनेस करे तो हो सकता है तुम्हारा बिजनेस कम हो, तुमको उससे तकलीफ हो। तो ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट मीन्स एनी एक्ट विच बाइंड्स अ पर्सन of not to do or not doing a particular thing in a particular manner in a given circumstances। अब देखो तुम जहाँ पे काम कर रहे हो, बराबर है, अगर तुम वहाँ पे काम कर रहे हो तो तुमको वहाँ के सारे सीक्रेट्स मालूम है, वहाँ के सारे फॉर्मूलाइज मालूम है, किस तरीके से बिजनेस चलाया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो मालूम है। अगर समझो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के तुम कहीं और पे अगर काम करना चाहते हो तुम्हारे प्रोग्रेस के लिए, तो तुम्हारा ओनर मना नहीं कर सकता। लेकिन अगर ओनर का कोई कॉम्पिटिटर है वो तुमको बुलाए कि मेरे पास जाके काम करो, तो अब तो जो काम देने वाला है तो तुमको सारे सीक्रेट पूछेगा कि उस बिजनेस में क्या चलता है वो बताओ। तुम्हारा जो करंट ओनर है वो कभी नहीं चाहेगा तुम वहाँ पे जाके काम करो। और जो पॉलिसीज़ है वो वहाँ पे डिस्क्लोज हो, उनको मालूम पड़े। मतलब दुश्मन कोई भी वो चलेगा, घर का आदमी अगर दुश्मन बन जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो यहाँ पे कोई कंपनीज है, वहाँ पे कोई एम्प्लॉयज़ काम करता है, उसकी कोई कंप्यूटर कंपनी होगी, तो वहाँ पे जाके कोई एम्प्लॉय अगर काम करेगा जो बड़ी पोस्ट पे है, तो ऐसे जगह पे क्या होता है, वो कंपनी उसको बोलती है कि आप जो अभी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है वो इन्फोसिस में जाएगा, इन्फोसिस में काम कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट में जाएगा। तो होता रहेगा, यहाँ से वहाँ होता रहता है, और वहाँ का एक्सपीरियंस भी यहाँ के लोगों को काम पे आता है। लेकिन कोई ऐसी पोस्ट पे आदमी है जो कंपनी की कुछ ऐसी पॉलिसी जानता है जो सामने वाले कंपनीज को पता नहीं चलनी चाहिए, ऐसी अगर कंपनी चाहती है तो कंपनी उसको क्या बोलती है कि हम आपको कुछ अमाउंट देंगे, समझो 10 लाख 20 लाख, लेकिन आप 5 साल के लिए जो कंप्यूटर कंपनी वहाँ पे काम मत करो। जैसे कुछ करने के लिए पैसा दिया गया, ये हाँ ये इंटीरियर करके दो, वैसे ये उल्टा है उससे। एग्जाम्पल देखो, मिस्टर राजेश, एन एम्प्लॉय ऑफ इन्फोसिस एग्रीज नॉट टू वर्क विथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर एटलीस्ट 2 years by signing a non-compete agreement and against payment of ₹10 lakh. This refers to from an act. It is a supply of service. ये एक्ट क्या है? refers to refrain from an act. ये मत करो। बस 2 साल के लिए, सिर्फ 2 साल के लिए टाटा कंसल्टेंसी में आप जॉब नहीं करोगे। 2 साल के बाद क्या होगा, सिचुएशन चेंज हो जाएगा, कंपनीज की पॉलिसी भी कुछ और बनेगी, कुछ प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो 2 साल बाद इसको जो करना है वो करें। तो ऐसी पोस्ट पे
जो कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है अगर वो दूसरी कंपनी में गया तो। ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट, ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, और सिचुएशन। अब कोई बिल्डिंग है, उसके नीचे आटे की चक्की होती है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो अगर कोई चक्की चले तो तुरंत ऑपरेशन लोगे। लेकिन अगर वो तुमको कहेगा कि यार तुम्हारा कुछ भी काम होगा ना तो फ्री में करके दूंगा, तुम्हारा घर का आटा लेके आओ, चावल लेके आओ, मैं फ्री में दूंगा, नहीं तो ये मेरे घर में आवाज़ आता है इसको निकालो, ऐसा होता है। प्रेस समझो नहीं चलेगा तो प्रेस का भी आवाज़ आता है। तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है, अगर कोई ऑब्जेक्शन ना ले इसके लिए उसको कुछ कंसिडरेशन पे करते हैं, कैश में या काइंड में ले लो, लेकिन हमको छुटकारा दो, हमको काम करने दो। ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट मतलब सहो उसको, और सिचुएशन, एक्ट और सिचुएशन मीन्स टू एक्सेप्ट द occurrence or existence of an act or a particular thing which is imposed by a condition or circumstances in a contract, agreement or any other document which is legally enforceable by law। सहने के लिए पेनल्टी ऑन अर्ली टर्मिनेशन ऑफ रेंटल और लीज एग्रीमेंट, प्री पेमेंट चार्जेस टू अर्ली पेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट, demurrage charges paid to the port authorities for not clearing their goods within a specified period of time। और जैसे अभी मैंने बताया वैसा भी हो सकता है कि अगर समझो अभी ऑफिस बना रहा था, वहाँ पे कुछ फर्नीचर का काम कर रहा था, मुझे वहाँ पे क्लास चालू करना था, तो जो शॉप में काम चल रहा था उसके ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर पे एक फैमिली रहती थी। तो एक लेडी आ गई और बोलती थी कि जो मेरे ससुर हैं उनको तकलीफ़ होती है, आप कितने दिन तक काम करोगे, बहुत आवाज़ आता है, ये आता है वो आता है। तो मैंने बोला हो जाएगा अभी 2-3 दिन में। 2 दिन बाद वो फिर आई, अब और 5-6 दिन काम चलना था। तो मैंने उनको बोला कि आपकी पोती है ना वो इंजीनियरिंग कर रही है, तो वो क्लासेस के लिए कहाँ जाती है, ये क्लास किया क्या उसने, तो मैं ये क्लास लेता हूँ, उसका जो सी प्रोग्रामिंग है का क्लास सब्जेक्ट है वो मैं लेता हूँ, आप उसको भेजो, मैं उसको पढ़ा दूँगा, फीस मत देना, आप तो पड़ोसी है हमारे, मैंने उसको बोला। तो फिर वो उसको लेके आई और कुछ फिर ऑब्जेक्शन नहीं लिया। लेकिन मेरे को वो झंझट में नहीं पड़ना था कि अभी ये सोसाइटी में जाएगी, फिर उनको बोलेगी, फिर वो लोग आएंगे, फिर मेरा काम रुकेगा। मैंने बोला जानने दो, अभी वहाँ पे नया स्टार्ट किया है, उसको फ्री में पढ़ा देंगे, इतने स्टूडेंट भी तभी स्टार्ट में नहीं आएंगे, उसको पढ़ा देता हूँ मैं। तो क्या किया मैंने, ये टैकल किया कि चलो उसकी 3-4 हज़ार फीस है, छोड़ देंगे, चलो पड़ोसी भी है, अपने बिल्डिंग में रहते, छोड़ दो, थोड़ा अपना एल्डर भी हो जाएगा, 4 लोग अपने को पास आ रहे हैं, ये भी सामने वाले को दिखेगा, इंक्वायरीज को दिखेगा, जो नई इंक्वायरीज आएगी, कोई है ही नहीं स्टूडेंट, हमें ही बैठा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी अलग अलग ये सिचुएशन है। पेनल्टी ऑन अर्ली टर्मिनेशन ऑफ रेंटल लीज एग्रीमेंट, आपको एग्रीमेंट किया था आपने 3 साल का, 5 साल का, उसके पहले अगर ख़त्म किया एग्रीमेंट तो कुछ पेमेंट देना पड़ेगा। लोन का भी ऐसा होता है ना, लोन लिया, लोन 5 साल का है, लोन 10 साल का है, तो जो इंस्टॉलमेंट है वो भरना चाहिए, EMI भरना चाहिए। लेकिन कोई बोलेगा अगर मैं उसके पहले पूरा पेमेंट कर दूंगा तो जितना पेमेंट बाकी है उतना पेमेंट पे करके लोन क्लियर नहीं होता है। लोन जल्दी ख़त्म किया, एग्रीमेंट ही ऐसा होता है, लोन जल्दी ख़त्म किया, इसके लिए आपको एक 1% अमाउंट देना पड़ेगा जितना अमाउंट बाकी था, तो ये सहना पड़ेगा ना। अब जल्दी पे करो आपके फ़ायदे के लिए, लेकिन हमारा नुकसान हो रहा है। हमने लोन क्यों दिया था कि आप 5 साल में चुका हो, 5 साल का इंटरेस्ट हमें मिले। हमारे पास तो पैसा पड़ा हुआ है, अपना बिजनेस है, उनको पैसा देना, लेकिन बिजनेस तब होगा जब वो मंथली EMI पे करेंगे, तब हमारा इंटरेस्ट और रीपेमेंट मिलेगा, तब हमारा बिजनेस होगा।
अब तुमने तो 5 साल का जो पूरा पेमेंट बाकी था वो चुका दिया, तो हमारा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा 5 साल का। तो जितना इंटरेस्ट मिलना था उसमें से कुछ परसेंट, 1%, 2% वो ले लेंगे। ये भी तो ऑब्वियस है ना, ये तो ठीक है ना, उनके उनके साइड से देखो तो ये ठीक है, रीजनेबल है। जैसे हम बोल रहे हैं घर आपने लिया था 5 साल के लिए, 3 साल में वापस कर दिया, वैसे ही लोन का भी है। 5 साल के लिए लिया था, 2 साल में ही वापस कर दिया, तो हमारा तो नुकसान हो गया। अब घर रखो और रेंट दो, वैसे पैसा रखो और मंथली मंथली EMI दो, मतलब इंटरेस्ट पूरा मिलेगा। Obligation to do an act means to perform or to do something necessarily prescribed in an agreement, contract or any other document which is required under any law for time being in force. A company M might approach a distributor or trader not to deal in the goods of a competitor. कंप्यूटर कंपनी से आप डील मत करो, उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप मत लो, हमारा ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप लो। Against whom it is stiff competition in the market, and if the trader obliges to do so for a certain consideration, it is obligation to do an act and it is supply of service. तो नुकसान नहीं होने देंगे हम आपका, हम आपको उसके लिए कंसिडरेशन देंगे, कंसिडरेशन मिल जाएगा उसके लिए। अब जैसे इसमें देखो, इसमें क्या होता है, अलग अलग ट्रांजैक्शन है, वो अलग अलग ट्रांजैक्शन कवर होने के लिए इसमें 3 क्लॉजेज डाले गए। ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, और ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट। अब समझो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी गई, एक एरिया दिया गया सर्टन, ओके। उस एरिया में जितना पॉपुलेशन था, जितने लोग रहते थे, उसके हिसाब से उतना एरिया सफिशेंट था, वहाँ पे जितना डिमांड आएगा उसमें से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो वसूल होगा, ये सोच के एरिया दिया गया। एक समझो 50 किलोमीटर का एरिया वो दिया गया। अब देख रहे हैं जैसा सिटी डेवलप हो रहा है, नई नई बिल्डिंगें बन रही है, 3 साल में वो एरिया इतना डेवलप हो गया कि पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो गया, ओके। अब डबल हो गया तो डिमांड बढ़ गया, कंपनी का भी रिपुटेशन बढ़ गया 3-4 साल में। अब कंपनी चाहती है कि वहाँ पे हम किसी और को एक एरिया दें, लेकिन आपका तो 5 साल का एग्रीमेंट था, 5 साल के लिए हम आपको पूरा एरिया का डिस्ट्रीब्यूटरशिप देंगे। लेकिन अब 3 साल में सिचुएशन चेंज होगी, तो कंपनी को लग रहा है कि इनको थोड़ा कम एरिया दिया जाए, तो उनका एरिया रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो 70% एरिया है उतने में ही आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम करोगे, बाकी 30% दूसरा एरिया जो है हम किसी और को देंगे। पहले आपको समझो पनवेल, न्यू पनवेल, कलम्बोली, हाँ, कामोठा, खारघर तक एरिया दिया था। अब आपको बोल रहे हैं कि आप सिर्फ पनवेल, न्यू पनवेल करो और बाकी एरिया जो है, हाँ, तो आप बोलोगे मेरा तो 5 साल का एग्रीमेंट है। तो कंपनी क्या बोलती है कि उसके लिए हम आपको क्या करेंगे, कॉम्पेंसेशन देंगे, आपको कॉम्पेंसेशन देंगे कि आपका नुकसान होगा ना, अभी बिजनेस कम होगा, या एग्रीमेंट है हमारा उसको हम चेंज करेंगे, तो वो चेंज करने के लिए कुछ कंसिडरेशन दिया जाएगा कि आप इतने एरिया में ही काम करोगे। अब इसको आप चाहे ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट में डालो, या इसको चाहे ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन में डालो। इस क्लॉज का पर्पस क्या है कि कुछ सिचुएशन है या कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज हो रही है, उसको यहाँ पे कवर अप किया जाए। उसमें कुछ गुड्स का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको करने के लिए, ना करने के लिए पैसा मिल रहा है। तो आइदर उसको टॉलरेट बोलो या उसको करने के लिए टू डू एन एक्ट बोलो, ये करो, दोनों में। हाँ, बस वो सप्लाई ऑफ सर्विस है।
ऐसी कोई एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शन रह गया ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए फिर वो सोच के लॉ मेकर को, अरे ये ऐसा होगा तो भी ये कर होना चाहिए, वैसा होगा तो भी कर होना चाहिए, ये लेट फीस भर रहे हैं, कुछ चार्जेस भर रहे हैं, वो भी कर होना चाहिए। तो इसके लिए फिर वो सेंटेंस बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है सेंटेंस। और लिखते वक्त तो क्या उनको एक ही सेंटेंस में लिखना पड़ता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज एग्रीइंग टू डू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। तो हमने क्या किया, उसको ब्रेक करके उसको अलग अलग क्लॉजेस बना के उसको समझने के लिए आसान कर दिया। अब एफ में क्या है देखो, ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज whether or not for a specified period for cash, deferred payment or other valuable consideration. Mr. Gada shall transfer right to use of a laptop and printer for a period of 6 months for an agreed consideration to Mr. Bide in April 2020. The transfer of the right to use laptop and printer shall be treated as supply of service. अभी समझो आप बोलोगे तो ये तो फिर समझो क्रेन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसको क्रेन यूज़ करने के लिए चाहिए, उसने रेंट या लीज पे नहीं लिया, उसको लीज पे नहीं लिया, वो किसी और से कांटेक्ट करता है और बोलता है जब मुझे लगेगा तब मैं लेके जाऊंगा, आप राइट दे दो यूज़ करने का, जब लगेगा मैं 3 दिन लेके जाऊंगा वापस करूंगा, जितना घंटा यूज़ किया उतना एक जो उनका एग्रीमेंट है, एग्रीड एग्रीमेंट जो उन्होंने कुछ कंसिडरेशन फिक्स किया है वो उनको दे दूंगा, आपको दे दूंगा, इंटीमेट करूंगा 2 दिन पहले कि 2 दिन बाद मुझे क्रेन चाहिए। तो अच्छा खासा वो बड़ा अमाउंट दे रहा है, तो आपका दूसरा भी कुछ काम रहेगा तो आप क्या करोगे, उसको क्रेन वो दे दोगे, ये आपका एग्रीमेंट है। 2 दिन 3 दिन पहले उसको बताना चाहिए, आपने ये भी एग्रीमेंट में फिक्स किया है। तो अब यहाँ पे रेंट में कवर नहीं होगा ना, ये रेंटल एग्रीमेंट नहीं है, लीज का एग्रीमेंट नहीं है। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज, अब ये गुड्स में आ गया क्रेन, जैसे लैपटॉप यूज में आ गया, गुड्स में आ गया। अब बोल रहे थे इसमें तो क्या है, वो रेंट पे ले रहा है वैसे ही ले रहे हैं ना, लेकिन रेंटल एग्रीमेंट नहीं है, लीज का एग्रीमेंट नहीं है, तो उसको भी कवर होना चाहिए कि उसको राइट दिया गया कि आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो। जब यूज़ करेगा तब वो फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन देगा। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्या क्या कवर हो गया, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन इंटेंडेड फॉर सेल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, टॉलरेंस नॉट टू डू एन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज द गुड्स। मैंने ना थोड़ा जाके वहाँ पे HSN देखा क्या है, ये जो सप्लाई ऑफ सर्विस है सॉफ्टवेयर की, डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, ये जो होता है, तो उसका मैंने HSN देखा क्या है। तो HSN मुझे ये मिला 998314, टेलर मेड सॉफ्टवेयर या कस्टमाइजेशन, डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग जो होता है उसका ये HSN है। मतलब ये एक्चुअली सर्विस अकाउंट कोड है, देखा जाए तो HSN नहीं होगा, सर्विस अकाउंट कोड है 99 है तो। और ये सप्लाई ऑफ गुड्स रेडीमेड सॉफ्टवेयर से बनाया हुआ है, डायरेक्टली वैसे आप यूज़ करो तो उसके लिए 85238020 होता है। अपने पैरा में तो कवर हो रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज किसको कहते हैं, जो कोई प्रोग्रामिंग बना के ले रहे हो,
आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर जो होगा वो सॉफ्टवेयर बना के देगा, प्रोग्रामिंग करेगा, कस्टमाइज करेगा। टैली में भी आपको एक इनवॉइस जो आता है उसको वैसे यूज़ नहीं करना है, आपको अलग कुछ फॉर्मेट बना के चाहिए, तो वो हो गया कस्टमाइजेशन। तो स्पेसिफिकली उतने एरियाज़ के लिए आप कुछ उनको अलग डिज़ाइन करने के लिए या कस्टमाइजिंग करने के लिए बोल रहे हो, तो उसका वो कुछ चार्जेस लेंगे, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आता है। लेकिन जो रेडी तैयार है सबके लिए यही मिलेगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस में नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने रेडी एक बना के रखा है, उसमें डेवलपमेंट कुछ नहीं है, डिज़ाइन प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ नहीं है, प्रिपेयर्ड है, पूरा रेडी है, बस यूज़ करो, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाता है। अब आगे की एंट्री है, उसके पहले समझो कंपोजिट सप्लाई क्लॉज 30 में डिफाइन किया है सेक्शन 2 में। कंपोजिट सप्लाई मीन्स सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रिसिपिएंट। रिसिपिएंट को जब आप सप्लाई कर रहे हो, समझो मटेरियल का सप्लाई हो रहा है, तो उसका ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हो, पैकिंग भी कर रहे हो, तो कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। गुड्स है, पैकिंग किया, पैकिंग में मटेरियल भी लगेगा, लेबर भी लगेगा, जब बोथ आ गया, और जब ट्रांसपोर्ट होगा तो सर्विस है। एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ विच आर नेचुरली बंडल, ये नेचुरल बंडल है। बिजनेस करने का तरीका यही होता है, बिजनेस बढ़ाने का तरीका यही होता है कि अगर आप रिसिपिएंट को बोलते हो कि मैं सप्लायर हूँ, मैं आपको आपके जगह पे माल पहुँचा दूंगा, पैक करके पहुंचा दूंगा, प्रॉपरली आपको मिल जाएगा। एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई तो गुड्स का है, पैक करना जरूरी है, नेचुरली वो करना ही पड़ता है, और ट्रांसपोर्ट भी करते हैं तो बिजनेस बढ़ता है, तो ये नेचुरली बंडल है। लेकिन जो गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सप्लाई वो है। ट्रांसपोर्ट का आपका बिजनेस नहीं है, पैकिंग करने का आपका बिजनेस नहीं है। तो वेयर गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इंश्योरेंस, द सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस इज अ कंपोजिट सप्लाई, एंड सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। जो गुड्स आप बेच रहे हो, आपका गुड्स का ही बिजनेस है, गुड्स सेल करने का ही बिजनेस है, गुड्स सप्लाई करने का ही बिजनेस है, लेकिन इन कंजंक्शन विद गुड्स, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस ये करते हैं, तो इसको कंपोजिट सप्लाई कहा जाता है। लेकिन प्रिंसिपल सप्लाई जो है वो गुड्स का है। द फॉलोइंग सप्लाईज, द फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाईज शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब कंपोजिट सप्लाई हम समझ गए, तो अगर समझो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी डिफाइन किया है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट। अब बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया, बिल्डिंग बना के दूंगा, समझो आप लैंड ओनर है, आपको बिल्डिंग बना के चाहिए, मैं बोलता हूँ आपको मैं बिल्डिंग बना के दूंगा, लेकिन मैं बिल्डिंग नहीं बनाता हूँ, मैं उसका कंस्ट्रक्ट करने का आर्किटेक्ट अलग एक अपॉइंट करता हूँ, कंस्ट्रक्शन करने वाला अलग अपॉइंट करता हूँ। तो उसमें जो बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों को काम देता है। फैब्रिकेशन वर्क दूसरे को देगा, ग्लास का काम है और तीसरे को देगा, कंस्ट्रक्शन मतलब फ्लोरिंग है और किसी को देगा। तो इसमें बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इम्प्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्टरेशन और कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। इसमें क्या होगा, गुड्स जो लिया वैसे के वैसे नहीं, उसको कुछ ग्लास लिया या फैब्रिकेशन के लिए कुछ सामान लिया, तो उसको डिज़ाइन करके शेप करके दे रहे, तो उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, वेदर एज गुड्स और इन सम अदर फॉर्म्स इज इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी जो मटेरियल यूज़ किया, जैसा मटेरियल आया था वैसे नहीं दे रहे ना,
वो मटेरियल का फॉर्म चेंज करके मिल रहा है, तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कवर होगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर, इन सबके लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट लिया, ये क्लॉज 119 में है, सेक्शन 2 में। तो अभी देखो वर्क कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन हो गया। वर्क कॉन्ट्रैक्ट 190 ऑफ सेक्शन 2, ये कंपोजिट सप्लाई है और ये सप्लाई ऑफ सर्विस का समझा जाएगा। पहले इसमें सर्विस टैक्स भी लगता था जीएसटी के पहले जो लॉ थे, और वैट भी लगता था। अब जीएसटी लगेगा और जीएसटी में जो लॉ है वो गुड्स के लिए भी है और सर्विस के लिए भी है, लेकिन शेड्यूल 2 ये कहता है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट को आप सर्विस समझो, हम उसको सर्विस बोल रहे हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब कोई दो लॉ नहीं है, एक ही लॉ है, तो ये सर्विस में कैटेगराइज कर दिया। दूसरा था रेस्टोरेंट, उसमें भी 2 टैक्स लगते थे, एक वैट और दूसरा सर्विस टैक्स। तो अब वो बोल रहे हैं कि सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कोई कोल्ड ड्रिंक है, शरबत है, कुछ भी होने दो, और एनी ड्रिंक, लेकिन वो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं होगा, बाकी कोई भी ड्रिंक होगा, वेयर सच सप्लाई और सर्विसेज इज फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस में कैटेगराइज होगा। रेस्टोरेंट सर्विस, कैटरिंग सर्विस, हाँ, कोई बार या रेस्टोरेंट है उसमें अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन छोड़ के बाकी जो ड्रिंक और फूड होंगे बस वो सबके ऊपर जीएसटी लगता है और वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आता है। The following shall be treated as supply of goods, namely supply of goods by any unincorporated association or body of persons to member thereof. गुड्स का सप्लाई किया जाएगा, समझो आपका कोई एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन में आप मिलते हो, तो आपकी एसोसिएशन क्या करती है, मेंबर से कुछ फीस लेती है, फीस कलेक्ट करती है, और जब मीटिंग है, कुछ प्रोग्राम है, तो उसके लिए कुछ फूड का पेमेंट करती है, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। रोटरी क्लब सप्लाइज स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा टू इट्स मेंबर्स ड्यूरिंग इट्स मंथली मीटिंग फॉर अ नॉमिनल पेमेंट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। पेमेंट तो लिया जाता है, चाहे वो उनका मंथली फीस हो या जो भी इवेंट है, तो इवेंट के लिए उन्होंने पैसा कलेक्ट किया, कुछ भी किया हो, अगर वो उस इवेंट में, उस मीटिंग में, उस प्रोग्राम में कुछ, हाँ, कुछ भी सर्व करते हैं, कुछ भी, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 किस लिए है, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये क्लियर करता है कि जो सप्लाई हो रहा है स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ है, सिचुएशन है, वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है उसमें सप्लाई गुड्स का है या सर्विस का है, ये आपको क्लियर करने में आसानी हो, इसके लिए सप्लाई 2 बनाया गया। तो इसमें एक ट्रांसफ़र का पॉइंट देखा हमने, उसमें गुड्स का भी ट्रांसफ़र होता है, सर्विस का भी ट्रांसफ़र में होता है। तो दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग के केस में, तीसरा ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड ऑन अनदर पर्सन गुड्स, चौथा ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस असेट देखा, पांचवा जो उसमें कुछ एक्टिविटीज़ थी वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज की थी, और अभी हमने वर्क कॉन्ट्रैक्ट देखा, सप्लाई ऑफ सर्विस है, और सप्लाई ऑफ एओपी टू मेंबर्स। बस तो यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, मैंने एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाहिए था कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई रेस्टोरेंट में भी होता है और कंस्ट्रक्शन में भी होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट सर्विस ये दोनों सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आती है, कंपोजिट सप्लाई में आती है। सप्लाई ऑफ एओपी टू मेंबर याद रखने के लिए एक पेज में पूरा बैठा दिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब पहले में 3 है, अब देखो कितना हो गया इसमें याद रखने के लिए, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तीसरे में 1 ही है, फिर इसमें 3 है, इसमें और ये हाँ इसमें भी 2 थे,
और ये आखिर वाला 1, तो 3, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18 इतने एक्टिविटीज़ है। सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो अलग अलग सिचुएशन में उन्होंने उस ट्रांजैक्शन को, एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज किया। ये ट्रांसफ़र वाले में क्लासीफाई होगा, ये लैंड एंड बिल्डिंग है उसका अलग कैटेगरी बनाओ, ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट का अलग बनाओ। ओके, तो उसमें ट्रीटमेंट और प्रोसेस अलग हो रहा था, तो उसको अलग कैटेगराइज किया। एक ही था लेकिन वो अलग है, उस किसमें सूट बैठ नहीं रहा था, क्लासीफाई नहीं हो रहा था, अलग हो गया। हम क्या देख रहे हैं? सेक्शन 7 देख रहे हैं। सेक्शन 7 में हमने सप्लाई इंक्लूड्स क्लॉज ए, बी, सी में शेड्यूल 1 कवर हो गया, फिर 1A में गए शेड्यूल 2 कवर हो गया। अब इसके आगे सबसेक्शन 2 में नॉर्थ ईस्ट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में कुछ भी कहा हो। अब ये क्या कर रहा है कि एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 shall be treated neither as supply of goods nor a supply of service। शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटीज़ होगी वो सप्लाई गुड्स का भी सप्लाई नहीं होगा और सर्विस का भी सप्लाई होगा, चाहे 7(1) में कुछ भी कहा हो। 7(1) में कितने पॉइंट्स है? 6 A, B और शेड्यूल 1 में और 4 है। जो A, B है उसमें कंसिडरेशन आता है, और शेड्यूल 1 में जो 4 ट्रांजैक्शन है वो विदाउट कंसिडरेशन होगा तो हम वहाँ पे देखते। कंसिडरेशन होगा तो 7(1) एक्चुअली 99% तो ए में ही कवर होता है। 7(1) में इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो बी में आएगा, और कंसिडरेशन नहीं है 4 ट्रांजैक्शन में तो वो शेड्यूल 1 में जाएगा। अब सप्लाई नहीं होगा, एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड शेड्यूल 3 में जो है वो शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विस। और बी में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के कुछ ट्रांजैक्शन को डिक्लेयर करेगी कि ये भी ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे, सप्लाई के परव्यू में नहीं आएंगे। ये तो होना ही है ना। कुछ ट्रांजैक्शन जो उनको पता है, अब इस सिचुएशन में, आज के परिस्थिति में इनको हम लॉ मेकर चाहते हैं कि ये सप्लाई ना हो, लेकिन आगे भी कुछ हो सकते हैं, तो उनको फिर अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट बुलाना पड़ेगा। तो छोटा मोटा कोई ट्रांजैक्शन है तो उसको नोटिफाई कर देंगे। तो नोटिफिकेशन का राइट उन्होंने जब लॉ डिजाइन किया तभी बनाया। सच एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज पब्लिक अथॉरिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। गवर्नमेंट जो एक्टिविटीज़ कर रही है उसमें कुछ एक्टिविटीज़ है तो वो नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट, उनको सप्लाई से बाहर रखा जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली कल हो जाना चाहिए, यहाँ पे ब्रेक होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है शेड्यूल 3। मैं बोल देता हूँ कि आगे ये होने वाला है, ये कर लेंगे और ख़त्म करता हूँ। एक्टिविटीज़ टू बी ट्रीटेड neither as supply of goods nor a supply of services, negative lease transactions or activities out of scope of GST। शेड्यूल 3 में ये 8 ट्रांजैक्शंस है। पहले जब लॉ बना था 6 ही थे, बाद में उसको अमेंडमेंट करके और 2 उसमें शामिल किए गए। और जब ऊपर जब कुछ आएगा कोर्ट, द टर्म कोर्ट, कोर्ट मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब आएगा उसमें। और यहाँ पे फॉर द पर्पज ऑफ पैरा 8 जो है इसमें वेयर हाउस गुड्स है। वेयर हाउस गुड्स के बारे में कुछ बताया गया है। तो जब वेयर हाउस गुड्स होगा तो शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू कस्टम एक्ट 1962। वेयर हाउस गुड्स मीन्स अ पब्लिक वेयर हाउस अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 57 और अ प्राइवेट वेयर हाउस लाइसेंस अंडर सेक्शन 58। 57 में और 58 में वेयर हाउस की बात की गई है कस्टम एक्ट में 1962 में। और वेयर हाउस गुड्स मीन्स गुड्स डिपॉजिटेड इन
वेयर हाउस, उस वेयर हाउस में जो रखा गया उसकी बात उसमें हो रही है। एक एक देखते हैं। सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक स्पेसिफिक टर्म होता है, 10 बजे आप काम पे आओ, 6 बजे 8 बजे जो आपका टाइम होगा तब आप ऑफिस से छुट्टी ले लो। तो इसमें आप जो काम कर रहे हो ये काम करो। अब मैं बोलता हूँ ये बाजू में रखो, ये करो, ये बॉस है ना, बॉस इज ऑलवेज राइट। जो चाहिए उसको काम, वो जिसको करना पड़ता है वो एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई एक्चुअली उसको सर्विस ही दे रहा है, जो उसको चाहिए वो करके दे रहा है। लेकिन इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा तो वो लॉ में डिफाइन करना पड़ेगा कहीं। तो इसके लिए यहाँ पे डिफाइन किया, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल देखो, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 12% ऑफ द बेसिक सैलरीज ऑफ पेंशनेबल एम्प्लॉयज बाय स्टैट्यूटरी बॉडीज, लोकल अथॉरिटीज and agencies to the pension fund on a monthly basis is not treated as a supply। अब यहाँ पे आपका पैसा रख रहे हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। दूसरा, कैंटीन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज। यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ये ट्रांजैक्शन एज पार्ट ऑफ पैकेज शैल नॉट बी सप्लाई। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर टू द प्लेस ऑफ वर्क इज नॉट अ सप्लाई। द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एन एम्प्लॉय ऑफ 1% ऑफ हिज मंथली सैलरी टू द एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर जो भी कुछ कंसिडरेशन दे रहा है, वो काम कर रहा है इसके लिए, तो उस अमाउंट के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। इस रिलेशन में जो भी कंसिडरेशन किसी भी फॉर्म में एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को देता है तो उसके ऊपर जीएसटी आता नहीं, क्योंकि ये सर्विस के अगेंस्ट जो पेमेंट होता है वो सर्विस ही जीएसटी में नहीं आती। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है मालूम है क्या? कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोर्ट में जैसे कानून है, सेक्शन है, उसमें प्रावधान है, अपना अपना पक्ष रखा जाता है। ट्रिब्यूनल क्या होता है? जैसे पंचायत है, पंचायत ये नहीं जानती कानून में क्या लिखा है, समझे ना? दरबार भराया जाता है, कोई गैंगस्टर है उसका दरबार भी होता है, कोई पॉलिटिशियन है उसका दरबार भी होता है। अब जाओगे ऐसे ऐसे मेरा काम करके दो, सबको काम करके देगा। आज तो उसमें बाबा महाराज भी आ गए, उनका भी दरबार होता है। आपका पैसा अटका हुआ है, आपका कुछ गवर्नमेंट में लाइसेंस का काम नहीं हो रहा है, तो वो भी वो करते हैं। समझ में आ गया ना क्या? तो ये प्राइवेट ट्रिब्यूनल है, ये कोई गवर्नमेंट ने बनाया हुआ ट्रिब्यूनल नहीं है। थोड़ी अलग बात कर रहा हूँ ट्रिब्यूनल का मतलब समझाने के लिए। ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट में फैसला होता है ना, आपका कुछ डिस्प्यूट है वो सॉल्व होता है ना, वैसे ही ये ट्रिब्यूनल में भी सॉल्व होता है। लेकिन अगर ये ट्रिब्यूनल है, ये अगर समझो कि व्यापारी एसोसिएशन है, उन्होंने बोला चलो अपना कुछ भी झगड़ा होगा, डिस्प्यूट होगा दो व्यापारी के बीच में, तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, बस हम क्या करेंगे, अपना जो समझो इतने शॉप है तो हम सब मिला के कुछ भी किसी का कुछ भी होता है तो हम क्या करेंगे कि सबको बुलाएंगे और हमारे में से जो बुजुर्ग लोग हैं या कोई लीगल एडवाइज़र है उसको हम कुछ फीस देंगे, वो अपना जो भी डिस्प्यूट है वो सुनेगा और जो वो फैसला करेगा वो दोनों पार्टी के लिए बाइंडिंग होगा।
दोनों पार्टी के लिए बैड नहीं होगा। ये दो भाई है, उनका अगर कुछ झगड़ा होता है तो दादाजी को बोलेंगे, दादाजी जो बोलेंगे बस वो आप करेंगे, बाहर नहीं लेके जाएंगे, इसको कोर्ट में ही लेके जाएंगे, घर की बात घर में रहेगी। तो वो ट्रिब्यूनल का अथॉरिटी कौन हो गया? दादाजी हो गया। बस वैसे आप अपने से किसी को भी अपॉइंट करो और वो आपका जो फैसला देगा उसके अनुभव के ऊपर या उसको जो ठीक लगता है, तो उसमें आप ये नहीं बोलोगे कानून में ये लिखा है, ये सेक्शन में ये कुछ बात नहीं होगी। जो उसको अंदर से लगेगा, उसको ठीक लगेगा, वो बोलेगा, वो आप मानोगे। तो कोर्ट में तो कानून की बात होती है, धारा ये है, वो है, उसमें ये है, फिर वो प्रूफ है, जज को मालूम होता है क्या हो गया है, रेप हुआ कि नहीं हुआ है, लेकिन प्रूफ नहीं तो कुछ नहीं कर सकता। बाइज्जत बली, तमाम गवाह और सबूतों के नतीजे पर फैसला देना पड़ता है उसको तो मालूम होता है। जज क्या बोलता है? कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता, जज बहरा नहीं होता। जज को सब दिखता है, जज को सब समझ में आता है, सब सुन रहा है, सब मालूम है, लेकिन फैसला किस आधार पे होगा? कानून में अगर कोई सबूत गवाह नहीं है, सबूत गवाह नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ट्रिब्यूनल में ऐसा नहीं होता ना। ट्रिब्यूनल को जो लगता है नहीं इसमें इसका गलती है, या तुम इतना लॉस बेयर करो, तुम इतना करो, थोड़ा थोड़ा बेयर करके अपना धंधा चालू रखो, हो गया सो हो गया। तो सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, अगर ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट नहीं बना दिया तो उसकी वो सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ। अब इसमें एनी लॉ का ये मतलब समझो, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ भी लॉ बनता है या ट्रिब्यूनल बनता है तो उसके लिए एंट्री, तुम तुम्हारे घर में जो ट्रिब्यूनल बना रहे हो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसमें जो फीस दोगे, ये दो पार्टी है तो वो ट्रिब्यूनल को फीस देनी पड़ेगी। समझो आपने 4 एक्सपर्ट का एक पैनल बना दिया कि इन चारों को बुलाएंगे और 4-5 लोगों का कोई डिस्प्यूट है उनको बुलाएंगे और बाकी मेंबर्स को जिनको आना है वो आ सकते हैं, और फिर वो ट्रिब्यूनल के सामने वो अपना जो कहानी है वो रखेंगे, हमारा स्टोरी ये है, फिर जो ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा वो सुनाया जाएगा। वो ट्रिब्यूनल को जो काम दे रहे हैं उसके लिए कुछ फीस देंगे, वो फीस ये 2 लोगों का डिस्प्यूट है वो देंगे उनको, उसके ऊपर जीएसटी आएगा, क्योंकि वो अंडर एनी लॉ नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है। आप अपने सुविधा के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए ट्रिब्यूनल बना रहे हो, गवर्नमेंट नहीं बना रही। ओके, एनी कोर्ट, द टर्म कोर्ट इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट, जब कोर्ट में कोई केस जाता है तो कोर्ट फीस लेता है। फीस टेकन इन एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन एनी फोर्स इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई। वो सप्लाई में ही नहीं आएगा, ना वो सप्लाई गुड्स का है ना सर्विस का है। फीस इज चार्ज एट द टाइम बीइंग इन फोर्स विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी एज इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब तीसरा पैरा देखो, जो फंक्शंस, एक एक इसको भी आगे एक देखते हैं, आगे एग्जाम्पल है, ठीक है। द फंक्शंस परफॉर्म बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन होता है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं? खासदार बोलते हैं ना उसको हम। हाँ, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें आमदार होता है। मेंबर्स ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनसिपालिटीज, मेंबर्स ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज़। तो ये जो खासदार, आमदार, नगर सेवक, ये लोग होते हैं, इनको जो वो काम करते गवर्नमेंट के, वो एम्प्लॉयज़ नहीं होते, उनको कुछ पैसा दिया जाता है काम करने के लिए, कुछ गवर्नमेंट से उनको पैसा मिलता है। तो उसका जीएसटी में सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं होगा। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परस्यूएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। अब जैसे ये आमदार खासदार है, वैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनको वो पोस्ट किस आधार पर मिली है? प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। तीसरा, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और अ मेंबर और अ डायरेक्टर in a body established by the central government or state government or local authority
एंड हु इज़ नॉट डीम एज एम्प्लॉय, वो डायरेक्टली भी एम्प्लॉय नहीं है और उसको एम्प्लॉय भी नहीं कहा जा सकता बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लॉज। तो इसके लिए उनका जो पेमेंट मिलेगा उनको, अब एक एग्जाम्पल देखो, द मेंबर ऑफ बॉडीज मेंशन अबव हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फ्रेमिंग लॉज, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस टू इंश्योर स्मूथ रनिंग ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। Such activities of framing laws or deliberate for the better functioning of the society would not amount to supply of goods or services. The work done by the president, मतलब जो members of parliament है, आमदार, खासदार, नगर सेवक, उनका काम क्या है? पब्लिक के लिए काम करना, अच्छा लॉ बनाओ, काम करो पब्लिक के लिए, तो उनको फीस मिलती है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। The work done by the president of India, prime minister of India, the judges of all level of court or anybody holding a public office would not amount to supply of goods or services. अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ट्राई, इज ऑल्सो अ बॉडी एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। चेयरमैन, मेंबर्स, डायरेक्टर्स हु आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ दिस बॉडीज शैल बी आउट ऑफ जीएसटी। तीसरा पॉइंट क्या था? एनी ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और अ मेंबर और अ डायरेक्टर इन बॉडी एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये ट्राई का बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। तो जो डायरेक्टर है, चेयरमैन है, मेंबर्स है, उसके उनको जो फीस दिया जाएगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं आना चाहिए, ऐसा अगर गवर्नमेंट चाहती है तो उसके लिए ये एंट्रीज शेड्यूल 3 में आ गई। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, कोई आदमी मर जाता है, ठीक है, तो वो जो डिजीज़ है, मृतक है, जो बॉडी उसको लेके जाते हैं या रखना पड़ता है कुछ टाइम के लिए कहीं पे, मतलब उसको मॉर्चरी बोलते हैं, शवगृह। फ्यूनरल अंतिम संस्कार, तो ब्यूरियल दफनाते हैं, क्रीमेटोरियम शमशान, तो उसको रखना कहीं पे, उसका फिर ट्रांसपोर्ट करना, ये जो एक्टिविटीज़ है ये भी सप्लाई नहीं है। और मॉर्चरी कीपिंग अ डेड बॉडी इन इट्स प्रीमाइसेस वुड नॉट अमाउंट टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज फ्रॉम द हॉस्पिटल और एनी अदर प्लेस टू द क्रीमेटोरियम और अ ब्यूरियल ग्राउंड वुड नॉट अ सप्लाई। इसको दफनाने के लिए, जलाने के लिए जहाँ पे लेके जाएंगे उसके लिए ट्रांसपोर्ट होगा, वो भी सप्लाई में नहीं आएगा। पर्सन असिस्टिंग, अब ये काम करने के लिए जो पर्सन असिस्ट कर रहे विद द रिचुअल्स ऑफ अ फ्यूनरल वुड बी मेकिंग अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वुड नॉट अमाउंट टू सप्लाई। सप्लाई तो हो रहा है लेकिन वो जीएसटी के लिए सप्लाई के परव्यू से उसको बाहर रखा गया, सप्लाई के स्कोप से बाहर रखा गया, वो आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई है। जीएसटी नहीं चाहिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर। सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड के ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं आएगा। लैंड परचेज करो, सेल करो, जीएसटी नहीं आएगा। और सेल ऑफ बिल्डिंग है, सेल ऑफ बिल्डिंग है तो हमने देखा था ना शेड्यूल 2 में, पैरा 5 में देखा था, क्लॉज बी, सीसी या फर्स्ट ऑक्यूपेशन, ओसी या सीसी आने से पहले अगर बुकिंग होता है, कोई पार्ट पेमेंट भी सीसी आने से पहले होता है तो फिर सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन सीसी आने के बाद अगर बिल्डिंग का सेल हो रहा है तो सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि 5th पैरा में दिया है। और पैरा 5 में शेड्यूल 2 में ये दिया है, अगर वो सीसी नहीं है तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। एग्जाम्पल में वही आएगा, सेलिंग अ पार्ट ऑफ हिज लैंड टू ए, सेलिंग अ पार्ट ऑफ हिज लैंड टू बी फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹10 लाख। दिस सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड वुड नॉट अमाउंट टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और बिल्डर जो फ्लैट सेल करता है
residential building project to buyer R for a consideration ₹50 लाख। एक फ्लैट बेचा P ने R को, बिल्डर P है, खरीदने वाला R है। He has received entire consideration after issuance of completion certificate from the competent authority। तो ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। This sale of one flat would not amount to a supply of goods nor a supply of services। Actionable claim means a claim which can be enforced through the court of law। आप लॉटरी के लिए पैसा डालते हो, पैसा मिलेगा ही आपको रिटर्न, कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकता है, जा भी सकता है। तो ये जो पैसा आता है इसको एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। एक्शनेबल क्लेम लॉटरी और गैम्बलिंग, इसमें जो पैसा आप देखिए कुछ चांस ले लो बहुत ज़्यादा पैसा मिले, तो ये एक्शनेबल क्लेम है। फॉर एग्जाम्पल अ डेट ड्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज अ एक्शनेबल क्लेम। आपने आपके फ्रेंड को कुछ पैसा दिया उधार, जब आपको वो वापस करता है और आपको जो मिल जाता है पैसा, वो एक्शनेबल क्लेम है। ऑल्दो एक्शनेबल क्लेम्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, तो वो गुड्स की डिफिनेशन में है। गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, इसको गुड्स कहेंगे एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन, यहाँ पे एंट्री क्या है, एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन लॉटरी और गैम्बलिंग के ऊपर जीएसटी आएगा। लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग हैव बीन, तो एंट्री क्या है आप पैरा 6 में, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। बस ये एक्टिविटीज है एक्शनेबल क्लेम की, ये ना सप्लाई गुड्स का है ना सप्लाई सर्विसेज का है, लेकिन अदर देन लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग, मतलब गवर्नमेंट को लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग को स्पेसिफिकली जीएसटी में रखना है, बाकी एक्शनेबल क्लेम को वो एक्सक्लूड निकाल रहे बाहर, जीएसटी से बाहर कर दिया एक्शनेबल क्लेम को। ए हैज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद द LIC, एनी अमाउंट ऑफ प्रीमियम ड्यू एंड रिकवरेबल अंडर सच पॉलिसी, ये एक्शनेबल क्लेम हो जाएगा। हाँ, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। डिविडेंड मिलेगा, द डिविडेंड ड्यू ऑन शेयर्स एंड पेबल वुड नॉट बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट बीइंग रिटर्नेबल वुड नॉट बी अ सप्लाई। कुछ पैसा किसी को दिया है किसी भी स्कीम में और वो वापस आता है, तो जब दिया था, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, तो हमने देखा सिक्योरिटी डिपॉजिट ये कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। आपने कोई एजेंसी ली, उसके लिए आपको कुछ डिपॉजिट रखने के लिए बोला गया, या कुछ आपको उन्होंने फ्रीजर दिए, कुछ भी दिए, लेकिन वो बोल रहे हैं आप डिपॉजिट रखो 5 लाख का, आपको फ्रीजर देंगे भले 10,000 का होगा, और बाकी जो क्रेडिट देंगे वो अगर बाद में आपने पेमेंट टाइम पे नहीं किया या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो 5 लाख से रिकवर करके लेंगे। तो डिपॉजिट दिया है उन्होंने, आपने डिपॉजिट दिया है उनको, वो डिपॉजिट अगर एजेंसी आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो डिपॉजिट वापस मिलेगा। जब डिपॉजिट वापस मिलेगा तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आ सकता, तो रिटर्नेबल है, तो वो एक्शनेबल क्लेम है, उस एक्शनेबल क्लेम के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेप्ट उसमें है नहीं, लेकिन एक्शनेबल क्लेम में आता है। एक्शनेबल क्लेम जो डेफिनेशन है उसमें ही आता है ये सारी चीज़। सप्लाई ऑफ गुड्स, अब यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। वो गुड्स इंडिया में आएगा ही नहीं। आप महाराष्ट्र में बैठे हो और महाराष्ट्र में से आप गुजरात में से कोई मटेरियल लेते हो और गोवा में बेचते हो, ओके, यहाँ पे जीएसटी लगता है, बराबर, पैसा तो आपके ही बैंक में आएगा ना। लेकिन कोई 2 कंट्री है, मिस्टर सचिन रजिस्टर्ड जीएसटी इन इंडिया प्रोक्यूरिंग गुड्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया से गुड्स क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है,
and sending the same directly to the customer in England without such goods entering into India. इंडिया में गुड्स आएगा ही नहीं. अब इसके ऊपर भी जीएसटी लग रहा था क्योंकि आप सप्लाई कर रहे हो ना इन द अबाउट ट्रांजैक्शन. तो बाद में इसको अमेंडमेंट करके ये 7th पैरा को ऐड किया गया शेड्यूल 3 में. अब इसके ऊपर जीएसटी नहीं आता. आपको फॉरेन करेंसी दे रहा है, फॉरेन करेंसी इंडिया को मिलती है और उसके ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर जीएसटी नहीं है, बराबर है. लेकिन ये परचेज कर रहा है इंडिया के बाहर से और इंडिया के बाहर ही बेच रहा है. अब इंडिया में परचेज करता है तो जीएसटी लगता है, लेकिन आप उसका रिफंड देते हो ना, आप उसका रिफंड देते हो. लेकिन मैं इंडिया से बाहर से लेके इंडिया से बाहर बेच रहा हूँ और फॉरेन करेंसी आती है, तो स्पेसिफिकली ऐसी एंट्री को जीएसटी के स्कोप में नहीं आना चाहिए. अगर वैसे लॉ नहीं है इसके ऊपर जीएसटी आएगा. स्पेसिफिकली इसके ऊपर लॉ बना दिया ऐसा कि बाहर से लो, बाहर से बेचो, जीएसटी आएगा ही नहीं. एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में ये कवर नहीं हो रहा था. एक्सपोर्ट की डेफिनेशन जो है, आप सप्लायर इंडिया में, इंडिया से गुड्स बाहर जा रहा है, यहाँ पे इंडिया में गुड्स आ ही नहीं रहे, बाहर से गुड्स जा रहे हैं. आइदर जो डेफिनेशन थी एक्सपोर्ट की उसको बदलना पड़ेगा या फिर कोई और एंट्री को इसमें ऐड करना पड़ेगा. एक्सपोर्ट कब कहलाता है? हाँ, तो इंडिया में आता ही नहीं ये, इंडिया से आता ही नहीं. हाँ, तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई होता है. नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब जहाँ पे इंडिया का जीएसटी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता. तो ठीक है, पेमेंट तो यूएस डॉलर में आ जाएगा और फिर उसके बैंक अकाउंट में जमा होगा, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी नहीं आना चाहिए ना. तो उसके ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट को लेना भी नहीं है. एक्सपोर्ट करते हो, सेज में सप्लाई करते हो, तो अगर आपके पास एलयूटी है तो आपको विदाउट पेमेंट सप्लाई होगा, और अगर सप्लाई हुआ तो भी आपको क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा. और जो एक्सपोर्ट के लिए जो आपने इनपुट यूज़ किया उसका भी आपको रिफंड मिलेगा. ये तो लॉ कहता है ना. मतलब गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि आप फॉरेन करेंसी इंडिया में लेके आओ. यहाँ पे वो फॉरेन करेंसी इंडिया में लेके आ रहा है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन को लॉ में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया था कि इसके ऊपर जीएसटी आएगा नहीं आएगा, आएगा तो रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं पर डिफाइन नहीं किया था ना, छूट गया था ये. तो इसके लिए बाद में अमेंडमेंट करके इसको डाला कि अगर आप गुड्स का सप्लाई किसी इंडिया के बाहर से, इंडिया के बाहर के किसी और प्रदेश में कर रहे हो तो वो सप्लाई ही नहीं होगा. बस सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी नहीं आएगा. वो सप्लाई होगा, एक्चुअली ट्रांजैक्शन सप्लाई का है, लेकिन जीएसटी लॉ के लिए हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे. तो गुड्स का भी सप्लाई नहीं है, सर्विस का भी सप्लाई नहीं है, छोड़ दो उसको. मतलब जीएसटी नहीं चाहिए उसके ऊपर, छूट दी गई उसको. बस फॉरेन करेंसी लेके आए ना, बस अच्छा है. इसमें 8 में, ये 7 था ना, 8 में 2 एंट्री है, ए और बी. सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन. आपने कुछ गुड्स मंगाया, जब गुड्स आ गया तो आपने कलेक्ट करके, एक प्रोसेस है, आप जाओगे कस्टम में, गुड्स आ जाएगा, आप अपना वो गुड्स कलेक्ट करने का राइट्स का कोई डॉक्यूमेंट होगा, वो दिखाओगे कि मैं इसका ओनर हूँ, मैं ये ले सकता हूँ. फिर उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है, जीएसटी है, वो भर दोगे, आप उसको लेके. इसको बोलते हैं क्लियरेंस, क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन. अभी ये सप्लाई करना है बिफोर होम कंजम्पशन, सप्लाई कर दिया बिफोर होम कंजम्पशन, मैंने आपको ऑर्डर दी, गुड्स दे दो, तो आपने बोला ये तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ नहीं मिलता है, तो इंपोर्ट करके कितने में दोगे? आपने बोला ये दे दोगे, कहाँ मिलेगा? बोला आपको आपके जगह पे चाहिए तो ये कॉस्ट है, कस्टम में से छुड़वाओगे तो ये कॉस्ट है. मैंने बोला ठीक है, आप मंगा दो, मैं कस्टम से ले लूँगा, मैं कस्टम से ले लूँगा. डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र कर दिया, टाइटल मेरे नाम पे, ऐसे या डॉक्यूमेंट ऐसे बना दिया कि मुझे गुड्स मिलेगा.
डॉक्यूमेंट बना दिया। तो अब मिस्टर सचिन रजिस्टर इन जीएसटी इन इंडिया, परचेज गुड्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, गुड्स रीच टू JNPT पोर्ट इंडिया एंड केप्ट द गुड्स इन कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस विदाउट क्लियरिंग इट फॉर होम कंजम्पशन। मिस्टर सचिन रजिस्टर इन GST इन इंडिया, परचेज गुड्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, goods reached to JNPT port India and kept the goods in custom bonded warehouse in the meantime। अब वो रखा है वहाँ पे, सचिन ने गुड्स मंगाया, वो पोर्ट में आ गया, समझ लो ये ट्रांजैक्शन है। और मीन टाइम सचिन ने वो गुड्स को सोल्ड कर दिया सेवक को, वाइल दे वेयर इन वेयर हाउस में ही है, उसको सोल्ड कर दिया। अब दिस ट्रांजैक्शन बिटवीन मिस्टर सचिन एंड सेवक इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर पैरा 8A शेड्यूल 3। बिफोर क्लियरेंस है ना, बिफोर क्लियरेंस है, क्लियरेंस तो हुआ नहीं, गुड्स तो वेयर हाउस में। गवर्नमेंट को जो गुड्स इंपोर्ट हुए उसके ऊपर एक ही बार GST चाहिए। एक बार इंपोर्ट का प्रोसेस खत्म हो गया, कस्टम ड्यूटी एक ही बार दो, उसके ऊपर GST एक ही बार दो, उसके आगे फिर वो एक स्टेट में दूसरे स्टेट में जाएगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जाएगा, तब उसके ऊपर वैल्यू एडिशन होगा और GST आएगा। लेकिन जब वो क्लियर ही नहीं हुआ है, तो उससे पहले वैल्यू एडिशन जो भी होगा उसके ऊपर एक ही बार GST चाहिए। ये एंट्री को यहाँ रखने का पर्पज़ ये है। फिर सहवाग किसी और को बेचेगा, राहुल को, राहुल बेचेगा गांगुली को। बिफोर है ना क्लियरेंस, बिफोर क्लियरेंस एक बार, दो बार, तीन बार, 1%, 2%, कितने भी वैल्यू एडिशन होके कितने भी पर्सन को वो खरीदा बेचा जाएगा तो उसके ऊपर GST नहीं आएगा। एक बार वहाँ से क्लियर हो गया और फिर आप बेचते हो, और अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपको आपका वैल्यू एडिशन करके आप जो भी कंसिडरेशन चार्ज करोगे उसके ऊपर GST आएगा। लेकिन वो क्लियर होने के बाद, ये बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन की बात हो रही है यहाँ पे। सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स जो वेयरहाउस में रखा गया है टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। दूसरा है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसर्नी, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसर्नी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption। अब ये गुड्स है ना, निकले हुए ऑस्ट्रेलिया से, जैसे ही निकले मुझे कोई कस्टमर मिल गया कि मुझे ये गुड्स दे दो। मैंने बोला अभी तो मैंने ऑर्डर किया है, आएगा, बोलते मैं ले लूँगा, टाइटल मेरे ऊपर ट्रांसफर कर दो। टाइटल ये जो सचिन सेवा का जो भी हुआ ये उनका सेल हो गया, बाद में सचिन ने उसको क्लियर करके गुड्स दे दिए, लेकिन वो पहले क्लियर करने से पहले हुआ है। ये यहाँ पे क्या है, अब गुड्स आएंगे पोर्ट में, हाई सीज में निकले हुए हैं, ऑन द वे, तभी सेल कर दिया। आप मेरे पास आए, मुझे गुड्स दे दो, मैंने बोला हाई सीज में, तो मेरे पास कस्टमर है, मुझे आदमी चाहिए, टाइटल मेरे नाम पे कर दो, मैं ले लूँगा। आपने किसी और को दे दिया, टाइटल ट्रांसफर हो गया, उसने किसी और को दे दिया, टाइटल कितनी बार भी ट्रांसफर हो सकता है। बाय द कंसर्नी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन। उस पोर्ट से निकला है, पोर्ट ऑफ ओरिजिन जहाँ से निकलना था, तो जो चाइना से लिया है चाइना, ऑस्ट्रेलिया से लिया तो ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से निकला है पोर्ट ऑफ ओरिजिन, और वो सी में होगा, हाई सीज में होगा, बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तभी भी अगर वो सेल होता है, चाहे कस्टम में आ गया, क्लियरेंस होने से पहले वो सी में है या कस्टम के ऑफिस में, कस्टम के गोडाउन में, कहीं भी है, अगर वो सप्लाई होता है गुड्स, तो गवर्नमेंट को पर्पज़ एक ही है कि एक ही बार GST चाहिए क्लियरेंस होने से पहले। जो भी ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर GST नहीं लेंगे, तो वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है।
ठीक है, अब 7(1) ए का 8 ट्रांजेक्शन्स था, वो हमारा क्लियर हो गया, कवर हो गया। अब बी में देखो कुछ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू की है, गवर्नमेंट काम कर रही है पब्लिक अथॉरिटी। 7(2)(b) such activities or transaction undertaken by the central government, state government or any local authority in which they are engaged as public authorities as may be notified by the government on the recommendations। तो गवर्नमेंट अगर पब्लिक अथॉरिटी, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के लिए कुछ काम करना, वो काम कर रही है और उसके लिए कुछ उनका एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन है वो नोटिफाई करके जीएसटी से बाहर रखा जा सकता है। तो ये नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन है इशूड फॉर सेक्शन 7(2), ये पावर लेके नोटिफिकेशन निकाला। फॉलोइंग एक्टिविटीज हैज बीन प्रिस्क्राइब, उसमें ये एक्टिविटीज को उन्होंने डिक्लेयर किया कि सर्विसेज बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड बाय अ पंचायत अंडर आर्टिकल 243G। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो आर्टिकल है उसमें कुछ पंचायत के काम है और म्यूनसिपैलिटी के काम 243W में एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो जो कर रहे हैं वो एज ए पब्लिक अथॉरिटी कर रहे हैं, उनको वो काम करने होंगे। तो वो अगर एक्टिविटीज़ या ट्रांजैक्शंस वो करते हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं आना चाहिए। ये नोटिफिकेशन से उसको जीएसटी के स्कोप से बाहर रखा गया। और दूसरा एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की बहुत ही प्यारी एक्टिविटी है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका लाइसेंस दिया जाता है, वो लाइसेंस अगर देंगे तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। जो लाइसेंस दे रहे हैं नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, बस सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस अगेंस्ट कंसिडरेशन in the form of license fee or application fee or by whatever name it is called। बस लाइसेंस देंगे वो नहीं लगेगा। जो सप्लाई है वो जीएसटी में नहीं है तो उसका लाइसेंस भी जीएसटी में नहीं होना चाहिए। उसको नोटिफाई कर दिया कि ये एक्टिविटी है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। 7(1), 7(1)(a), 7(1)(2), अब 3 में इतना ही है, 3 में ज़्यादा कुछ नहीं है। जो सप्लाई है सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1, 1A and 2, the government on the recommendations of the council specify by notification the transaction that are to be treated as supply of goods and not a supply of service। नोटिफिकेशन निकाल के गवर्नमेंट जो गुड्स का सप्लाई है उसे कह सकती है कि वो सर्विस का सप्लाई है, और सप्लाई ऑफ सर्विस है उसको गवर्नमेंट नोटिफाई करके बोल सकती है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स है। सर्विस के सप्लाई को गुड्स का सप्लाई कह सकती है और गुड्स के सप्लाई को सर्विस का सप्लाई कह सकती है। जो सामने आपको दिख रहा है ये घोड़ा है, ये घोड़ा नहीं है, गधा है, बोल सकती है। तो सामने गधा चल रहा है या कौवा चल रहा है तो कौवा नहीं है, कबूतर है, ये बोल सकती है। नोटिफिकेशन निकाल दिया तो ये दिख रहा है वो मत देखो, लॉ में ये कहा ना, अब इसमें इसको ये समझो, तो बस वो समझ के अपने को अपना जीएसटी का काम करना है। जीएसटी के बाहर आप कौवे को कौवा ही कहोगे, लेकिन जीएसटी में कौवे को कबूतर कहने के लिए बोला बाय नोटिफिकेशन तो वही बोलना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। देयर इज नो नोटिफिकेशन इशूड बाय गवर्नमेंट एज पर। जो कभी कहाँ पे कोई डिस्प्यूटेड मैटर होता है या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ आगे जाने में, लॉ को आगे लेके जाने में, कानून क्यों बनाया, व्यवस्था को आगे लेके जाने में, अगर व्यवस्था वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है तो फिर नोटिफिकेशन निकाल के व्यवस्था को सही करने के लिए उन्होंने ये हक रखा है। आपको लगेगा क्यों रखा गया ऐसा? सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया, गधे को घोड़ा कहो, घोड़े को गधा कहो, ये कोई एग्जाम्पल है, लेकिन वो व्यवस्था बनाने के लिए आप बोल दो ना उसको। आपको कोई बोल रहा है बुद्धू, तो आप ठीक है मान लिया, चल मैं बुद्धू, छोड़ दो, अपना डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। हम बोलते हैं ना ऐसा, फ्रेंडशिप में बोलते हैं ना, देखो लगा ना मैंने गलत किया, सर सॉरी, हम सॉरी बोल के करते हैं, दूसरी को आगे बढ़ाते हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी गलती थी, मैंने एक्सेप्ट किया मेरी गलती है, तो ये नहीं मेरी गलती, मेरे को अंदर से मालूम है कि अभी वो भड़का हुआ है, उसका कोई दूसरा फ्रस्ट्रेशन है, इसके लिए वो मेरे पर भड़क गया, तो मैंने सॉरी बोल दिया। तो स्थिति में हमने उसको क्या किया, शांत किया। वैसे ये लॉ में है, हमको हमारे देश को आगे बढ़ाना है, डिस्प्यूटेड मैटर है, तो हम समझ रहे हैं कि ये इसको सॉल्व करने के लिए कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो अभी यही रास्ता है कि आप डीम टू बी ए गुड्स को, जैसे हमने अभी वर्क कॉन्ट्रैक्ट को सर्विस बोल दिया, लेकिन उसमें गुड्स भी है सर्विस भी हम जानते हैं ना, लेकिन वो किस लिए है, उसको कुछ जीएसटी चार्ज करने के लिए। तो उसको जीएसटी चार्ज करने के लिए हम उसको सर्विस मान रहे हैं, डीम टू बी सर्विस समझ रहे हैं उसको, वो कंपोजिट सप्लाई है, लेकिन उसमें से गुड्स अलग करना, सर्विस अलग करना, उसका कॉस्टिंग करना, ये झंझट नहीं चाहिए। आप जो कंसिडरेशन ले रहे हो उसके ऊपर 18% जीएसटी कलेक्ट करो, सर्विस मान लो, सर्विस के लिए हमने एसएससी दिया, सर्विस अकाउंट कोड दिया, बात खत्म। यहाँ व्यवस्था बन गई, टैक्स आ गया, डेवलपमेंट हुआ, बस पर्पस वो है यहाँ पे। तो ये क्यों बनाया 7(3)? अगर कुछ ऐसा डिस्प्यूटेड मैटर आ जाता है और आपको लॉ में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के उसको सॉर्ट आउट करके आगे निकलने के लिए ये पावर रखती है, बस, बाकी कुछ उसका पर्पस नहीं है। अब जो हमने देखा सप्लाई में, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन ये 7(1)A में आता है। कंसिडरेशन नहीं है इसमें 7(1)B में क्या आता है, इंप्रोडक्शन ऑफ सर्विस, लेकिन उसमें कंसिडरेशन होगा। 7(1)C में शेड्यूल 1 आएगा, उसमें 4 एक्टिविटीज होगी। शेड्यूल 1 तब आता है जब विदाउट कंसिडरेशन होता है। 7(1)A प्लस शेड्यूल 2, 7(1)A उसमें शेड्यूल 2 आता है, जो यहाँ पे क्या है, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, तो शेड्यूल 1 आता है, शेड्यूल 1 आता है 7(1)C में दिए। और फिर आगे 7(1)A प्लस शेड्यूल 2, इसमें क्या आएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। 3 में निगेटिव लिस्ट, सप्लाई नहीं होगा गुड सर्विसेज का, एक्सक्लूड किया, बस। सप्लाई है तो क्या देखोगे, 7(1)A, 7(1)B और शेड्यूल में 4 एक्टिविटीज, ये 6 एक्टिविटीज में सप्लाई को इंक्लूड किया गया, सप्लाई है। और इसमें अगर सप्लाई बनता है तो सप्लाई गुड्स का या सर्विस का है, ये क्लासीफाई करने के लिए शेड्यूल 2 है। और शेड्यूल 3 जो सप्लाई नहीं है ये बताता है। और 7(3) में जिसे सर्विस कहा गया है उसे गुड्स गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, हाँ बस। अब जो हमने ये देखा इसमें कोई डेफिनेशन मैंने जो ये भी एक्शनेबल क्लेम है, एक्शनेबल क्लेम अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसका डेफिनेशन देखो है बड़ा सा दिया है। मनी का डेफिनेशन भी है, मनी किसको कहते हैं, मनी मीन्स क्या क्या होता है, ज़्यादा इन डेप्थ समझने के लिए ये है। जो एक्चुअली जो लॉ का स्टडी करते हैं, जिनको CA बनना है, तो उनको इतने डिटेल में चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको पढ़ सकते हो। और समझो ये जो डेफिनेशन है, यूट्यूब पे भी आप जाओगे और देखोगे वहाँ पे एक्शनेबल क्लेम डेफिनेशन मिल जाएगा, मनी मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा डेफिनेशन के ऊपर वीडियोस बनाते, सिक्योरिटीज। अगर मैं ये पूरा कवर करूँगा तो एक एक डेफिनेशन को मुझे 1-1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। अपने कोर्स के स्कोप में इतना कवर नहीं कर सकता मैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बोलते बोलते कुछ आपको अंदाजा तो आ गया कि हम मनी बोल रहे हैं मतलब क्या, या एक्शनेबल क्लेम बोल रहे हैं मतलब क्या। सिक्योरिटीज ये सब मैंने बोल दिया, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बस हो गया। लेकिन उसका पूरा मीनिंग चाहिए तो आप पूरा पढ़ सकते हो। टैक्सेबल टेरिटरी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जो अभी वर्डिंग में आया आपने, उसका डेफिनेशन क्या है वो मैंने दिया यहाँ पे। इंडिया मीन्स क्या क्या आता है, इंडिया मीन्स इंडिया का टेरिटरी आएगा जो आर्टिकल 1 में कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंडिया का टेरिटरी आएगा। टेरिटोरियल वाटर्स, समुद्र तल, सीज, शिफ्ट, जो पानी है आपके, लैंड है, पानी है, सब आएगा। और जो समुद्र के नीचे जो भाग है वो भी आएगा, सब सॉइल, मिट्टी का भाग भी आएगा, सच वाटर्स।
कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब यहाँ पे ऐसा ऊपर से पानी नीचे गिरता है, वहाँ पे बिजली का निर्माण वहाँ पे हो सकता है, वैसे पानी से बिजली बना सकते हैं, तो वो भी इंडिया में आएगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एनी अदर मैरीटाइम जोन, वो दूसरे एक्ट में डिफाइन है। टू इंडिया टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 19, एंड द एयर स्पेस, ऊपर जो एयर स्पेस है टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स वो भी आएगा। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है ये मैंने यहाँ पे लिखा। कितने डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस होता है, जैसे अभी इंडिया खत्म हो गया तो उसके आगे 200 नॉटिकल माइल्स, तो ये 1 नॉटिकल माइल्स में मतलब 18 1 नॉटिकल माइल्स 1.85 पॉइंट है उसमें, हाँ 1.85 किलोमीटर। तो टेरिटोरियल वाटर्स है, उसके आगे 24 नॉटिकल माइल्स कंटिन्यूस इकोनॉमिक जोन आएगा, उसके आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक, आगे हाई सीज है, आगे हाई सीज है, मतलब कस्टम का कंट्रोल कहाँ तक रहेगा, एक एरिया है, लोग कहाँ तक जा सकते हैं दूसरा एरिया है, जो मछुआरे है उनको कुछ लाइसेंस मिला है तो वो कहाँ तक जा सकते हैं वो एक एरिया है, तो इसके लिए एरिया डिफाइन करते हैं, यहाँ तक आप जा सकते हो, तो वहाँ तक इंडिया है। लेकिन पब्लिक के लिए जितना अलर्ट स्पेस होगा उतना होगा, लेकिन जीएसटी के लिए इंडिया कितना है ये यहाँ पे दिया, मतलब उतना ही तक गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती है। मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, एजेंट, रेसिपिएंट, जो भी वर्ड आते हैं, एग्जाम्प्टेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये क्लियर होने चाहिए, तो ये सेक्शन ठीक से समझ में आ जाता है। सेक्शन 7 यहाँ पे खत्म हुआ। सेक्शन 8 में थोड़ा अभी हमने डेफिनेशन देखा था ना कंपोजिट सप्लाई का, तो कंपोजिट सप्लाई का ही ये डेफिनेशन है यहाँ पे, स्पेशली टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। वो तो कंपोजिट सप्लाई है, तो टैक्स लायबिलिटी कैसी होगी, बस ये यहाँ पे दिया, टैक्स लायबिलिटी कैसी होगी ये यहाँ पे दिया, इसका एक छोटा एग्जाम्पल दिया, बस खत्म हो जाएगा। लूँ 2 मिनट में, हाँ ठीक है, फिर रुकते हैं, ठीक है।